नहीं, देखिए मैं ईश्वर आस्थी हूँ। अब मुझे भय तो एकदम नहीं लगता है। मुझे ये लगता है भाई, हमारी माइथोलॉजी कहती है कि आदमी निश्चित समय पर निश्चित जगह पर ही अपनी शरीर छोड़ता है। अब किसी व्यक्ति का अधिकतम नुकसान क्या हो सकता है कि वो मर जाएगा, यही तो होगा, माने कोई उसको मार देगा। तो जब ये पक्का है हमारा कि जब निश्चित समय पर निश्चित जगह मरना है, तो मैं अतीक से क्यों डरूँ। अब देखिए टोक्यो ऑपरेशन में मैं रहा, मैं ही उस टीम का लीडर था, 7 लोग मारे गए, मुझे गोली नहीं छू पाई मैंने, तो भगवान के यहाँ समय पूरा नहीं हुआ था, जबकि मुझे ही मारने आए थे, मैं ही तो उस टीम को लीड कर रहा था ना। तो पूरा विश्वास, मुझे एकदम भय नहीं हुआ, बहुत उत्साह से। और मैं बताऊँ आपको, मैं रोज़ जाता था ट्रेन से, इलाहाबाद से बनारस अप डाउन करता था, साइकिल से रामबाग से जाता था वहाँ, और यहाँ से जाता था बाइक से। खड़ी किया स्टैंड पे और ट्रेन पर बैठा पैसेंजर, और गया उतरा, वहीं रामबाग में भोजन किया, फिर जाके दिन भर काम किया, फिर वापस लौट आता था। अगर कुछ नहीं होता, सारे ऑफिसर्स को जानकारी थी, मेरी माता जी रहती थी बनारस, इसलिए मैं आया करता था। लेकिन भय तो वास्तव में मैं आपसे कह रहा हूँ कि भय तो मुझे हुआ ही नहीं, माना एकदम नहीं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, क्या दोनों में सिमिलरिटी है? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी एक ही तरह के अपराधी हैं। अतीक थोड़ा सा पहले से उनका बैकग्राउंड है, और अतीक का बैकग्राउंड ये है कि अतीक बहुत कमज़ोर, गरीब, तांगे वाले के लड़के थे। मुख्तार का बैकग्राउंड ये है कि थोड़ा जमींदार परिवार से थे वो, माने जो है। बाकी एक ही तरह का अपराध करते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और फिर बाद में अपराध का लाभ उठा के उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया अपना, आर्थिक, माने हर जगह ठेकेदारी, बदमाशी, ये सब दोनों करते हैं। माने किसी को थ्रेट कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इनके कनेक्शंस जो है हर जगह है, चाहे वो हमारी कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये बात कोई कहेगा नहीं, सब जगह इनके कनेक्शंस हैं। उसी का ये लाभ उठाते हैं, मुकदमों को चलने नहीं देंगे, मुकदमों को इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे। अरे मैं कर्नलगंज थाने का ही मामला है, मैं पोस्ट हुआ था, तो वहाँ एक ऑर्डर न्यायालय का आया कि किसी ने पहले कुर्की किया था, कि उस कुर्की के सामान को प्रभारी निरीक्षक अतीक के घर पहुंचाएंगे, माने रिस्टोर करेंगे, वहीं पर ले आके सामान पहुंचाएंगे। तो बताइए, इस तरह के ऑर्डर्स भी होते थे। खैर, परमात्मा ने हमको उससे रक्षा किया। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने कहा इसका पालन दूसरे से कराया जाएगा, आप परेशान मत होइए, माने। तो इस तरह के, तो अभी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो उस समय हाईकोर्ट के एक जज हुआ करते थे, उन्होंने बुलाया, 482 अतीक ने कर दिया, तो बुला के हमारी केस डायरी मांगी। बोला, हमसे अतीक कौन है? हमसे जज साहब ने चैम्बर में पूछा कि अतीक कौन है, जबकि मुझे पूरी सूचना थी कि अतीक से, जब वो लॉयर थे या पहले थे, जब से हाईकोर्ट जज नहीं बने थे, खूब अच्छे संबंध थे उनका, घूमना उठना बैठना, अब भी आता जाता था। जब वो ये सवाल पूछे तो मेरे मन में बड़ा अजीब लगा कि बताइए, इस तरह की बात ये कह रहे हैं कि अतीक कौन है। तो फिर केस डायरी उन्होंने मांगा, तो मैं केस डायरी लेके अपने पास घूम रहा था, किसी को देता नहीं था, क्योंकि वो नामजद थे नहीं, तो एविडेंस हमारे पास थी, तो इसको पता लगेगा तो टेम्पर करेगा। लेकिन अब भाई, अगर मुझसे मुंसफ मांगेगा अगर ट्रायल वाला, तो उसको देना पड़ेगा। तो हाईकोर्ट जज थे, तो मुझे देना पड़ा, मैंने उनको केस डायरी दिया। हालांकि देखिए, बाद में वो जज साहब रिटायर होने के बाद CBI ने उनको करप्शन केस में पकड़ बंद किया, माना जेल गया, माना। तो ऐसा है। तो ये सब इनके इतने नेटवर्किंग है ना। देखिए, और एक बात और मैंने जो अनुभव किया वो ये किया कि देखिए, जब तक सत्ता शीर्ष से इनको संरक्षण न हो, कोई माफिया तो बन ही नहीं सकता, माने माफिया बनेगा नहीं अगर सत्ता शीर्ष प्रोटेक्ट न करे उनको, माने। एक सिपाही भी, चाहे आप बता दूं आपको, माने हर जिले में एक सिपाही सब इंस्पेक्टर मिल जाएंगे जो मुख्तार और अतीक को जूते से मार सकते हैं, माने ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन बस वही बात है कि भाई, तो ये सब कारण है, इसी कारण ये इनकरेज होते हैं। अब कल देखिए, मैं गया था वहाँ एक एविडेंस में, वो 84 का मामला, बहुत इतना बड़ा माफिया, जो कि पूर्वांचल का गैंग वार का प्रथम अपराध। और हरिहर सिंह अभी भी जिंदा है, जो इधर आपके पकड़ी उकड़ी में मास किलिंग हुई थी आजमगढ़ में, शायद आप लोग जानते होंगे, 7-8 लोग मारे गए थे। वो ट्रायल हो रहा है, 84 का, सारी केस डायरी, उस डायरी सब गायब थी। बहरहाल कल बयान दे के मैं आया हूँ। तो ये तंत्र है, क्या कीजिएगा, तंत्र की स्थिति। अतीक के बेटे को पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पा रही है। अब इसमें तो देखिए ऐसा है ना, तो ये अब यही कहा जा सकता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से, स्किल्ड तरीके से कंस्पिरेसी करके उन्होंने ये अपराध किया है, समझ गए आप। और उस कंस्पिरेसी को अभी हम लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं, और कोई बात नहीं, इसमें कोई और समस्या नहीं है। देखिए, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान हैं, वो तो उनकी प्रबल इच्छा शक्ति है, वो चाह भी रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं, ये पूरा आम जनता को विदित हो गया है, पुलिस भी जान रही है। और पुलिस के लिए इस समय खूब अनुकूलन है कि खूब अच्छे से कार्रवाई करे। बाकी अब
ये तो मतलब उसका अब पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस, पुलिस का अपनी इफ़िशियंसी, वो जो कुछ कर पा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो हमको ये लगता है कि उसने जो कॉन्स्पिरेसी किया वो ज़्यादा सफल रही। अब पुलिस उसको फॉलो अप कर रही है, तो एक समय आएगा वो पकड़े जाएंगे, निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रबल इच्छा शक्ति है सत्ता शीर्ष पे बैठे मुख्यमंत्री जी की, तो न होने का कोई सवाल नहीं, कोई बाधा आ नहीं सकती बीच में। इतने विलम्ब भले हो लेकिन वो पकड़े जाएंगे। वर्तमान समय में आपने सबसे ज़्यादा अतीक के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। क्या सरकार या सरकार का कोई भी व्यक्ति आपसे उस परिप्रेक्ष्य में संपर्क किया? नहीं, हमसे किस सरकार की तरफ से या किसी ने हमसे ये संपर्क नहीं किया हमारे उस संबंध में। अगर आज आपसे कोई सहयोग मांगे तो आप क्या करेंगे सरकार के तरफ से? अगर सरकार की तरफ से मुझसे कोई सहयोग मांगेगा तो मनसा वाचा कर्मणा अपराधियों के लिए मेरी जितनी क्षमता है उतना सहयोग करूँगा। और कहना है कि इनकाउंटर न करके जो है क्यों नहीं कोर्ट से ही उसको जो है सज़ा दिला जाए, उसको जो भी करना प्रताड़ित किया जाए, चाहे जो भी एविडेंस मिले उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो क्या लगता है कि इस तरह से न्यायपालिका जो है उसको जनता चाहे किसी को न्याय दे सकती है? देखिए, न्यायपालिका का काम, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन आमतौर से विचारण जो होते हैं न्यायालयों में वो साक्ष्य आधारित होते हैं, और इन अपराधियों के विरुद्ध जो है, जो बड़े अपराधी हैं, इनके विरुद्ध आसानी से कोई साक्ष्य देता नहीं माने। ये एक समस्या है। अब इनके लिए ये है कि हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया था, वरिष्ठ अधिकारियों ने भी, कि ज़्यादातर तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए जाएं, तब उनका भी काट ये करने लगे, साइंटिफिक एविडेंसेज लाई जाएं जो टूटे ना माने, है ना, तो उनका भी ये काट करने लगे माने, कि अपना सावधान होने लगे, दूसरे तरह के फ़ोन आने लगे, फ़ोन का प्रयोग दूसरे तरह का करने लगे। ये तो सही है कि ओरल एविडेंसेज तो जिसके घर का भी कोई मर जाता है इनके खिलाफ डरते हैं लोग, नहीं देते हैं माने, तो यह एक समस्या है माने। और दूसरी बात जो है ना, जो आजकल न्यायपालिकाओं में जो भी है, जैसे इनके जो अपना विचारणों को देखे ना, कि 84 का मुकदमा अभी विचारण हो रहा है। मैं 84 में माने ये हत्या हुई थी, जो गैंगवार हुआ है, और अब मैं एविडेंस देने गया था, सोचिए माने, तो इतना दिन हो गया, 39 साल बाद ट्रायल चल रहा है। तो इस 39 साल में क्या आप अपेक्षा करते हैं कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई सामान्य आदमी गवाही दे सकता है माने? वो टूट पड़ेगा ना माने, जो सही आदमी होगा वो भी टूट जाएगा, भाग जाएगा माने। तो अब ये है, वो सिस्टम है, जुडिशरी की भी अपनी मजबूरी है, वो अपनी कार्यप्रणाली उनकी है, उस हिसाब से उनको काम करना है सबको। वैसे एक बात मैंने जो शुरू में आपसे कहा, ज़्यादा मुझे नहीं कहना है, कि कार्यपालिका को, विधायिका को, न्यायपालिका को, सबको आत्मावलोकन करना पड़ेगा, और इस तरह की समस्याओं के लिए विशिष्ट प्रयास करने होंगे माने।